ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के नर्सिंग यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ओके, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इसको इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्या कहता है इंट्रोडक्शन? स्मॉलर ग्रोथ ऑफ ए फीटस बिकॉज इट इज़ नॉट ग्रोइंग एट ए नॉर्मल रेट इनसाइड द वॉम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान वॉम में, वॉम का मतलब होता है यूट्रस, यूट्रस के अंदर जो फीटस है उसकी नॉर्मल ग्रोथ नहीं होती है। क्या नहीं होती है? नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ओके, इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। इट इज़ प्रेजेंट इन दोज बेबीज़ whose birth weight is below 10th percentile of the average for the gestational age। ठीक है, ये कहता है कि जो गेस्टेशनल एज है, गेस्टेशनल एज कही जाती है 37 वीक्स को। ठीक है, 37 वीक्स है। हम एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं कि 37 वीक्स जो है वो बेबी की गेस्टेशनल एज है। ठीक है, उस टाइम पे अगर बेबी का जो बर्थ वेट है, क्या है? बर्थ वेट, बेबी का बर्थ वेट अपनी गेस्टेशनल एज का 10 परसेंटाइल, कितना? 10 परसेंटाइल से कम है। क्या है? कम है। कहने का मतलब है कि सपोज करो आप गेस्टेशनल एज है 37 वीक, 37 वीक पर बच्चे का यानी फीटस का जो वेट होता है वो एवरेज 2.5 kg होता है, 2 किलो 500 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये कहता है कि इस जो गेस्टेशनल एज है इसका 10 परसेंटाइल से भी कम, 10 परसेंटाइल हम इसका मान सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि गेस्टेशनल एज पर वेट है इसका 2.5 kg, ये कहता है कि 2.4 kg से भी कम अगर वेट है तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। यानी कि जो नॉर्मल वेट होना चाहिए उससे वेट कम होना इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहलाता है। एवरेज वेट जो गेस्टेशनल एज के दौरान होना चाहिए अगर उससे कम है बच्चे का वेट, इस कंडीशन को हम इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसके टाइप क्या हैं। मेनली इसके 2 टाइप हैं। नंबर पहला है ट्रू इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन और दूसरा टाइप है इसका स्माइल एंड हेल्दी फीटस। ये इसका 2 टाइप है। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन के 2 टाइप हैं। पहला ये है ट्रू वाला और सेकंड है स्मॉल हेल्दी फीटस जिसका बर्थ वेट कितना होता है? 10 परसेंटाइल से कम। क्या होता है? 10 परसेंटाइल से कम। ओके, ये 2 टाइप हैं। अगर हम बात करें नंबर 1 की, ट्रू इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, तो ट्रू इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहा जाएगा कि जो बच्चे की ग्रोथ है वो रिटार्डेड है, रेस्ट्रिक्टेड है, कम हुई है। किस वजह से? पैथोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से, किसी डिजीज कंडीशन की वजह से। ओके, ट्रू इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहा जाएगा जिसमें बच्चे की ग्रोथ की वजह बनती है पैथोलॉजिकल कंडीशन, यानी कोई बीमारी। ट्रू इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन के भी 2 टाइप हैं। नंबर 1 है सिमेट्रिकल और दूसरा है एसिमेट्रिकल। ठीक है, पहला है सिमेट्रिकल और दूसरा है एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल को टाइप 1 कहते हैं और एसिमेट्रिकल को टाइप 2 कहते हैं। अब ये सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल क्या है इसको समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है, इधर देखिए आप, ये है बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ। ओके, ये जो है बच्चा, ये नॉर्मल ग्रोथ है बच्चे की। लेकिन अगर हम इस बच्चे को देखें तो इसका हेड और बॉडी दोनों के दोनों इसके मुकाबले छोटे हैं, यानी कि बच्चे की ग्रोथ हुई नहीं है। अगर बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल होती तो बच्चा ऐसा होता,
लेकिन ये जो बच्चा है ये इसके मुकाबले में बहुत ही छोटा है, यानी कि इसके हेड की ग्रोथ और बॉडी की ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिकल इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ओके, अब ना सेकंड टाइप है एसिमेट्रिकल इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो हेड का साइज़ है वो तो बड़ा रह जाता है, लेकिन जो बॉडी है वो ग्रो नहीं कर पाती अच्छे से। ठीक है, यानी कि हेड का साइड तो बड़ा रह गया लेकिन बॉडी का जो साइज़ है वो छोटा रह गया, यानी बच्चा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया। ठीक है, इसको बोलेंगे एसिमेट्रिकल इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ओके, आई होप आपको जो फ़र्क है वो समझ में आया होगा सिमेट्रिकल इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन और एसिमेट्रिकल इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन में। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि ये है नॉर्मल बेबी। अगर बच्चे का ब्रेन और बॉडी दोनों का अच्छे से ग्रोथ नहीं होता है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल, मैंने कहा ब्रेन और बॉडी। ठीक है, और अगर बेबी का ब्रेन डेवलप है अच्छे से लेकिन बॉडी डेवलप नहीं हो पाती है तो इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ओके, तो हमने कहा था कि इसके टाइप के बारे में बात कर रहे थे, तो इसका दूसरा टाइप है स्मॉल एंड हेल्दी फीटस। बट बच्चा छोटा है लेकिन हेल्दी है, लेकिन उसका जो बर्थ वेट है, क्या बर्थ वेट, वो 10 परसेंटाइल से कम है फॉर देयर गेस्टेशनल एज, यानी गेस्टेशनल एज के दौरान जो बर्थ वेट होना चाहिए उसके मुकाबले 10 परसेंटाइल कम है। बच्चा वैसे तो हेल्दी है बट वो स्मॉल है, उसका वज़न कम है। कितना कम है? नॉर्मल वेट से 10 परसेंटाइल कम है। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे ये है कि नॉर्मल पोडेंटल इंडेक्स या सबक्यूटेनियस फैट, बच्चे के अंदर तो पोंडेरल इंडेक्स है वो नॉर्मल मिलेगी और सबक्यूटेनियस फैट जो है वो भी नॉर्मल मिलेगा। ठीक है, और न्यूनेटल आराम से कहीं कोई दिक्कत नहीं है बच्चे के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें ये जो पोंडेरल इंडेक्स है ये क्या है, तो बेसिकली पोंडेरल इंडेक्स एक ऐसी इंडेक्स है जो बच्चे के वेट को मेज़र करती है उसके हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं जैसे कि एडल्ट के अंदर बीएमआर चेक करते हैं वैसे ही फीटस के अंदर हम उसके गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग उसका वेट और हाइट को हम एग्जामिन करते हैं, पता लगाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? पोंडेरल इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब हम बात करते हैं सिमेट्रिकल इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन और एसिमेट्रिकल इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट इज यूनिफॉर्मली स्मॉल, यानी सिमेट्रिकल जो इंट्रायूट्राइन है उसके अंदर जो है बच्चा वैसे तो दिखने में ठीक है लेकिन वो सभी तरफ से स्मॉल होता है, छोटा दिखाई देता है। ठीक है, एसिमेट्रिकल के अंदर हेड लार्जर, सर बड़ा होता है देन एब्डोमेन, एब्डोमेन की तुलना में, यानी कि सर बड़ा होगा और हेड छोटा होगा। ठीक है, सिमेट्रिकल के अंदर जो पोंडेरल इंडेक्स हैं वो नॉर्मल रहती है लेकिन एसिमेट्रिकल में पोंडेरल इंडेक्स लो पाई जाती है। ठीक है, सिमेट्रिकल के अंदर हेड सर्कमफ्रेंस का अनुपात एब्डोमेन सर्कमफ्रेंस एंड फीटल लेंथ का अनुपात एब्डोमेन सर्कमफ्रेंस के मुकाबले नॉर्मल पाया जाता है। ठीक है, लेकिन एसिमेट्रिकल के अंदर ये जो अनुपात है ये वाला अनुपात एलिवेटेड होता है, ज़्यादा होता है, बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज 4 पॉइंट में बताया गया है कि सिमेट्रिकल की जो ईटियोलॉजी है, जो कारण है, जो कॉज है वो है जेनेटिक डिजीज़, यानी सिमेट्रिकल इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन होने का कारण है जेनेटिक डिजीज़ और इन्फेक्शन, जो क्या है फीटस को होता है। ठीक है, एसिमेट्रिकल का कारण है क्रोनिक प्लासेंटल इंसफिशियंसी। क्या है? क्रोनिक प्लासेंटल इंसफिशियंसी, मतलब कि लंबे टाइम तक प्लासेंटा के द्वारा बेबी को ऑक्सीजन और न्यूरिशमेंट ना मिल पाना। ठीक है, लंबे टाइम तक
पर्याप्त मात्रा में अगर बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं तो उसको हम बोलेंगे क्रोनिक प्लासेंटल इनसफिशियंसी, जिसकी वजह से होता है एसिमेट्रिकल इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 5 नंबर पॉइंट देखते हैं। टोटल नंबर सेल सिमेट्रिकल इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन के अंदर देखने को मिलता है कि जो सेल है उनका नंबर कम मिलेगा। क्या मिलेगा? लेस, कम। लेकिन जो सेल का साइज़ है वो सेल का साइज नॉर्मल मिलेगा। वहीं हम एसिमेट्रिकल में देखते हैं तो सेल का नंबर तो नॉर्मल है लेकिन सेल का साइज जो है सेल अपने साइज में छोटी मिलेगी, स्मॉलर, छोटी। ठीक है। पॉइंट नंबर 6 में क्या कहता है कि न्यूनेटल कोर्स कॉम्प्लिकेटेड विथ पुअर प्रोग्नोसिस, मतलब कि बच्चे का प्रोग्नोसिस जो है वो कम देखने को मिलता है, यानी इजीली आइडेंटिफाई करना आसान नहीं होगा। एसिमेट्रिकल के अंदर यूजुअली अनकॉम्प्लिकेटेड हैविंग गुड प्रोग्नोसिस अच्छा होता है और ज़्यादा डिलीवरी के दौरान समस्याएं नहीं आती हैं। ओके, नेक्स्ट इज, ये मैंने आपको डायग्राम बता दिया था कि नॉर्मल बेबी ये है, सिमेट्रिकल ऐसा है और एसिमेट्रिकल जिसका हेड बड़ा और ये दर्द जो है वो छोटा होता है। ठीक है। और सिमेट्रिकल के अंदर हेड और बॉडी दोनों ही क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ठीक है, कम विकसित हुए होते हैं। नेक्स्ट इज ईटियोलॉजी। अगर हम इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन की बात करें तो इसके ईटियोलॉजी यानी कि कारण के अंदर होते हैं मैटरनल कारण, माँ की वजह से भी हो सकता है, फीटस के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से ये हो सकता है, और प्लासेंटा के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, और कुछ अननोन कॉज भी इसके कारण हो सकते हैं। ठीक है। तो हम अगर इसकी बात करें मैटरनल कॉज की, मैटरनल कॉज के अंदर दिया हुआ है मैटरनल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि अगर माँ की बनावट छोटी है, माँ की हाइट, माँ का वेट छोटा है, कम है, शॉर्ट हाइट की वुमन है, तो सीधी सी बात है उसका बच्चा भी कम ही ग्रो करेगा, बच्चे की हाइट और वज़न भी कम ही होगा। ठीक है। यानी कि अगर माँ खुद ही छोटी बौनी है तो सीधी सी बात है बच्चे की हाइट और वज़न भी कम ही देखने को मिलेगा। तो ये भी एक कारण है। दूसरा है मैटरनल न्यूट्रिशन बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि अगर माँ को प्रेगनेंसी के दौरान अच्छा भोजन प्राप्त नहीं होता है तो उसकी वजह से भी इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। थर्ड पॉइंट है टॉक्सिन्स कैसे? अल्कोहल, स्मोकिंग और ड्रग्स। अगर मदर अल्कोहल कंज्यूम करती है, स्मोकिंग कंज्यूम करती है, ड्रग्स लेती है तो उसकी वजह से भी इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन बच्चे को हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज मैटरनल डिजीज़। माँ के अंदर अगर कोई डिजीज़ है जैसे कि एनीमिया, हाइपरटेंशन, हार्ट और रीनल डिजीज़, इनकी वजह से भी बच्चे के अंदर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन IUGR हो सकता है। ओके, तो ये हमने पढ़े कि IUGR होने के कारण जो कि माँ की वजह से होते हैं, माँ के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं फीटस में से क्या प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से IUGR हो सकता है। नंबर 1 है कि देयर इज एनफ substance in the maternal blood and also cross placenta but it is not utilized by fetus। इसका मतलब है कि जो माँ के ब्लड में जो न्यूट्रिशन है वो पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, और वो न्यूट्रिशन बच्चे को पहुँच भी रहा है, मतलब माँ के ब्लड के द्वारा, प्लासेंटा के द्वारा बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई हो रही है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, पर्याप्त मात्रा में न्यूरिशमेंट हो रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, बट फीटस जो है वो उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा है। अगर फीटस उसको यूटिलाइज नहीं करेगा तो बच्चे के अंदर IUGR की कंडीशन देखने को मिल सकती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज
द फेलियर ऑफ नॉन यूटिलाइजेशन मे बी ड्यू टू, मतलब कि यूटिलाइज ना करवाने की कंडीशन किसकी वजह से देखने को मिलती है। बच्चा जो है मदर के द्वारा जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता है। नंबर 1 स्ट्रक्चरल एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, बच्चे की स्ट्रक्चर या उसकी क्रोमोसोम के अंदर कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी जिससे वो पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। दूसरा कारण है इन्फेक्शन, टॉर्च इन्फेक्शन जो माँ से बच्चे को मिलता है प्लासेंटा के द्वारा, टॉर्च इन्फेक्शन के द्वारा भी जो है ये हो सकता है। अगर हम टॉर्च इन्फेक्शन की बात करें तो यहाँ टी का मतलब होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ का मतलब होता है अदर जैसे कि हेपेटाइटिस बी या कोई अन्य बीमारी, आर का मतलब होता है रुबेला, सी का मतलब होता है साइटोमेगालोवायरस और एच का मतलब होता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। अगर इस प्रकार के इन्फेक्शन है तो बच्चा जो है ग्रोथ रिटार्डेश होगा, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कंडीशन देखने को मिलेगी। और थर्ड पॉइंट है मल्टीपल प्रेगनेंसी, अगर 2 फीटस या 2 से ज़्यादा फीटस हैं तो इसका मतलब है कि हर बच्चे को पर्याप्त मात्रा में भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर फीटस ज़्यादा हैं तो सबको यानी हर फीटस को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई नहीं मिल पाती है, जिस कारण से IUGR की कंडीशन अकर होती है। ओके, नेक्स्ट इज़ प्लासेंटल एबनॉर्मलिटी, ऐसा क्या कारण है प्लासेंटा के अंदर, ऐसी क्या एबनॉर्मलिटी है जिसकी वजह से IUGR होता है। तो प्लासेंटा में क्या होता है कि पुअर यूट्राइन ब्लड फ्लो टू प्लासेंटा साइट फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि ये माँ का यूट्रस है, यहाँ पे प्लासेंटा है, इधर बेबी है, ठीक है, और प्लासेंटा से अम्लाइकोड जा रही है। मतलब कि लंबे टाइम तक अगर प्लासेंटा के द्वारा बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई ना मिले तो बच्चे के अंदर IUGR की कंडीशन देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट इज क्रोनिक प्लासेंटा इंसफिशिएंसी विथ इनएडिक्वेट सबस्ट्रेट ट्रांसफ़र, यानी कि पर्याप्त मात्रा में बच्चे को जो ब्लड सप्लाई या प्लासेंटल सर्कुलेशन नहीं मिलेगा तो ये कंडीशन लंबे टाइम में जा कर के जो इसकी अपर्याप्तता है यानी कि कम ब्लड सप्लाई की वजह से बच्चे को हानि पहुंचेगी, सीधी सी बात हानि पहुंचेगी। तो प्लासेंटा के अंदर ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होती हैं जिनकी वजह से बच्चे को प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है या ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन की सप्लाई नहीं मिल पाती है, या हम कहें कि यूटेरो प्लासेंटल इंसफिशियंसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो वो कंडीशन है नंबर 1 प्लासेंटा प्रीविया, नंबर 2 एब्रप्सो प्लासेंटा, नंबर 3 सर्कम्बलेट प्लासेंटा और चौथा है इन्फ्रक्शन। ये कंडीशन की वजह से क्या होता है, यूटेरो प्लासेंटल इंसफिशियंसी होती है, यानी यूट्रस से बेबी को प्लासेंटा के द्वारा जो ब्लड सप्लाई मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। और फोर्थ जो हमारा टाइप है वो है अननोन कॉज, जिसकी वजह से लगभग 40% चांस होते हैं बच्चे के अंदर IUGR होने के। अननोन कॉज कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं। पैथोफिजियोलॉजी यानी डिजीज अकरिंग कंडीशंस, डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द मदर और इट रिड्यूस ट्रांसफर बाय प्लासेंटा टू द फीटस और रिड्यूस यूटिलाइजेशन बाय फीटस। यानी कि इन्होंने यहाँ पर 3 कारण दिए हैं। पहला कहता है कि डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन दी मदर, मतलब कि मदर अच्छा खाना अच्छा भोजन प्राप्त नहीं करती है, मदर को अच्छा खाना नहीं मिलता है, मदर खुद वीक है, एक कारण ये हो गया। दूसरा है रिड्यूस ट्रांसफ़र बाय प्लासेंटा टू फीटस, मतलब प्लासेंटा के द्वारा फीटस को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई नहीं हो रही है। और तीसरा कारण है रिड्यूस यूटिलाइजेशन बाय फीटस, मतलब कि फीटस को सप्लाई तो अच्छे से हो रही है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की, बट बच्चा जो है उनका इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर रहा है, ठीक है, अच्छे से उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा है। ये 3 कारण हैं। इनकी वजह से क्या देखने को मिलता है, ब्रेन सेल साइज का एसिमेट्रिकल तरीके से क्या होगा, एसिमेट्रिकल तरीके से ये स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज देखने को मिलती है, ठीक है।
यानी कि इस कंडीशन में क्या है कि ये एसिमेट्रिकल स्मॉल फॉर गेस्टेशन एज में तो ब्रेन का साइज बड़ा हो जाएगा, बॉडी छोटी रह जाएगी, ठीक है। और सिमेट्रिकल में क्या है, पूरी बॉडी और ब्रेन दोनों ही छोटे रह जाते हैं। तो ये दोनों कंडीशन देखने को मिलती हैं, यानी हम कहें कि बच्चा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया, जो ग्रोथ है वो रिड्यूस हो चुकी है। नेक्स्ट इज लीवर ग्लाइकोजन कंटेंट इज डिक्रीज। लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन कंटेंट बनते हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, जो कि बच्चे को एनर्जी के लिए ज़रूरी होते हैं। और नेक्स्ट है एज रीनल एंड पल्मोनरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू एमनियोटिक फ्लूइड डिक्रीज ड्यू टू रिडक्शन इन ब्लड फ्लो टू दीज ऑर्गन। और उस कंडीशन से होगा ओलिगोहाइड्रेमनियोज, और ओलिगोहाइड्रेमनियोज की कंडीशन की वजह से भी IUGR की कंडीशन देखने को मिल सकती है। ओके, नेक्स्ट इज डायग्नोसिस, कि हम इसमें क्या क्या चीज़ डायग्नोसिस कर सकते हैं, कैसे डायग्नोसिस करेंगे IUGR को। तो पहला है क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मेथड में पाल्पेशन के द्वारा हम पता कर सकते हैं। दूसरा है SFF। SFH का मतलब होता है सिम्फाइसिस फंडल हाइट, मीन्स कि मदर की जो फंडल हाइट है कहाँ से, सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर के और जिपिस्टर्नम, जो भी यूट्रस की साइज़ बड़ी हो रही है, ठीक है। तो यूट्रस की साइज़ को आइडेंटिफाई करके भी हम जो है पता कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कि सपोज करो 22 वीक्स की प्रेगनेंसी पे फंडल हाइट अम्ब्लाइकस पे होती है, लेकिन 22 वीक्स की प्रेगनेंसी पे जो फंडल हाइट है वो अम्ब्लाइकस पे ना हो करके अम्ब्लाइकस से 4 सेंटीमीटर नीचे है। किससे, अम्ब्लाइकस से 4 सेंटीमीटर नीचे है। तो ये इंडिकेट करता है क्या, IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। मैं दोबारा से बता देता हूँ, SFF सिम्फाइसिस फंडल हाइट, यानी कि फंडस की हाइट को चेक करके भी हम पता कर सकते हैं IUGR की कंडीशन। जो जिस एज पर फंडल हाइट जितनी होनी चाहिए उसके मुकाबले 4 सेंटीमीटर कम होती है, यानी नीचे होती है, तो वो इंडिकेट करता है IUGR की कंडीशन को। नेक्स्ट इज मैटरनल वेट, माँ का वजन, क्योंकि हम जानते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में माँ का वजन 1 kg, सेकेंड में 5 kg और थर्ड ट्राइमेस्टर में 5 kg इंक्रीज होता है। अगर माँ का वजन इंक्रीज नहीं होता है तो इसका मतलब इंडिकेट कर रहा है कि भाई बच्चे के अंदर IUGR की कंडीशन हो सकती है। एब्डोमिनल गर्थ का छोटा होना, कम होना, वो इंडिकेट करता है कि बच्चे के अंदर IUGR हो सकता है। अगर फीटस पर्याप्त मात्रा में ग्रो करेगा तो फंडल हाइट, जो एब्डोमिनल सर्कम, जो माँ का जो एब्डोमेन का जो सर्कमफ्रेंस है, जो गिर्थ है, वो प्रॉपर रहेगी। अगर कम आती है इसका मतलब बच्चा अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है। अगर हम बायोलॉजिकल तरीके से चेक करना चाहें तो सोनोग्राफी कर सकते हैं। सोनोग्राफी के अंदर हेड सर्कमफ्रेंस, ठीक है, एब्डोमेन सर्कमफ्रेंस, फीटल लेंथ, एब्डोमेन सर्कमफ्रेंस, EFI, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। EFI की फुल फॉर्म होती है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। डॉपलर वेलोसिमेट्री, ये सब चेक कर सकते हैं। पॉन्डेरल इंडेक्स चेक कर सकते हैं, उससे पता लगा सकते हैं। और बायोकेमिकल के अंदर हम इरिथ्रोपोइटिन का लेवल चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मेथड के अंदर हम डायग्नोसिस करेंगे पाल्पेशन ऑफ यूट्रस फॉर फंडल हाइट, लिक्कर वॉल्यूम एंड फीटल मास। FSS, जैसे कि मैंने बताया था 4 सेंटीमीटर कम होगी लेंथ फंडस की, तो वो इंडिकेट करती है क्या, IUGR को, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन को। मैटरनल वेट, माँ का वजन, अगर माँ का वजन बढ़ नहीं रहा है और सेकंड ट्राइमेस्टर में कम है तो इसका मतलब वो दिखाता है कि IUGR कंडीशन हो सकती है। एब्डोमिनल गिर्थ कम है तो वो दिखा देता है। बायोलॉजिकल, ये मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट इज डॉपलर वेलोसिटी। डॉपलर वेलोसिटी के अंदर एलिवेटेड यूट्राइन आर्टरी सिस्टोलिक डायस्टोलिक, यानी कि जो आर्टरी है उसका सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो है वो रेशियो 2.6 से बढ़ा हुआ है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ डायस्टोलिक नोच, डायस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा है तो वो इंडिकेट करता है IUGR की कंडीशन को, ठीक है। पॉन्डेरल इंडेक्स,
डिग्री ऑफ फीटल वास्टिंग जज बाई पीआई, मतलब कि जो फीटस की जो वास्टिंग मतलब मसल का कम होना, तो उसको हम जांच करते हैं पॉन्ड्रल इंडेक्स के द्वारा, जिसमें हम क्या करते हैं बच्चे का बर्थ वेट अपॉन क्राउन हील लेंथ बोलते हैं, सर से लेके हील तक की जो लेंथ है उसका 3 इस तरीके से हम निकालते हैं कि भाई पीआई कितना है। अगर पीआई 10 से कम है, देखना पीआई अगर 10 परसेंटाइल से कम है तो वो इंडिकेट करता है आईयूजीआर को। अब इधर है नेक्स्ट इज बायोकेमिकल, तो एथ्रोपोएटिन लेवल इन कॉर्ड ब्लड इज़ हाई इन आईयूजीआर, यानी अम्लाइकल कॉर्ड के अंदर अगर एथ्रोपोएटिन का लेवल का बढ़ा हुआ है, ठीक है, एथ्रोपोएटिन का लेवल हाई है किसके अंदर, अम्लाइकल कॉर्ड के अंदर एथ्रोपोएटिन का लेवल हाई है तो वो इंडिकेट करता है आईयूजीआर की कंडीशन को। ओके, फिजिकल फीचर एट बर्थ, ऐसे बच्चे के अंदर फिजिकल फीचर क्या देखने को मिलेंगे जन्म के दौरान। आईयूजीआर का बच्चा है, क्या है आईयूजीआर का बच्चा है, उसके अंदर बर्थ के टाइम पे क्या फीचर देखने को मिलते हैं, तो वो देखते हैं हम। वेट डेफिसिट एट बर्थ अबाउट 600 ग्राम बिलो द मिनिमम परसेंटाइल स्टैंडर्ड, मतलब कि बच्चा 2.5 kg का होना चाहिए, एवरेज 2.5 kg का होना चाहिए, तो इसके अंदर 600 ग्राम वज़न जो है कम मिलेगा। ये दूसरा है इसका फीचर लेंथ अनअफेक्टेड, लंबाई अनअफेक्टेड होती है, लंबाई ठीक रहती है, लंबाई में कोई कमी नहीं होती, ठीक है। तीसरा पॉइंट है बेबीज अलर्ट होता है, एक्टिव होता है, नॉर्मल क्राई करता है, आई भी ओपन होती हैं, रिफ्लेक्सेस भी नॉर्मल होते हैं ऐसे बच्चे में। किस बच्चे में, IUGR वाले बच्चे के अंदर। फिफ्थ है फिजिकल फीचर के अंदर ड्राई और रिंकल स्किन होती है, स्कैफोल्ड एब्डोमेन होता है, थिन एब्डोमिनल कॉर्ड होती है, थिन मेकोनियम स्टेन होता है, वर्निक्स कैसियो से होता है, और बच्चे का लुक कैसा होता है ओल्ड मैन लाइक, जैसा बुजुर्ग आदमी दिखता है वैसा ही दिखाई देता है बच्चा, ठीक है। प्लांटर क्रिएसिस वेल डिफाइंड, यानी कि हाथ के ऊपर जो लकीरें हैं वो अच्छे से डिफाइन हो जाती हैं, मतलब लकीरें अच्छे से होती हैं हाथ के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशन, तो IUGR वाले बच्चे के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो चलिए IUGR के अंदर कॉम्प्लिकेशंस को हम रीड करते हैं। पहला है मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, यानी माँ को क्या नुकसान हो सकता है। IUGR नॉट कॉज एनी हार्म, मतलब कि IUGR वाला बच्चा माँ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, बट अंडर लेइंग प्रोसेस में भी लाइफ थ्रेटनिंग, लेकिन इस प्रोसेस में यानी डिलीवरी के प्रोसेस में या बेबी बनता है तब उस प्रोसेस में कुछ मैटरनल फैक्टर जो हैं माँ को अफेक्ट कर सकते हैं, फीटल फैक्टर भी अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फीटस के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे कि हम देखते हैं एंटीनेटल पीरियड के दौरान क्या हो सकता है, क्रोनिक फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, फीटल डेथ भी हो सकती है। इंट्रानेटल यानी डिलीवरी के दौरान क्या हो सकता है, डिलीवरी के दौरान बच्चे को हाइपोक्सिया हो सकता है, एसिडोसिस हो सकता है। और आफ्टर बर्थ बच्चे के अंदर क्या हो सकता है कॉम्प्लिकेशन, तो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें जन्म के बाद में, तो एस्फाइक्सिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, पॉलीसाइथीमिया हो सकता है। पॉलीसाइथीमिया का मतलब होता है कि जितने भी ब्लड सेल्स हैं उनका कम हो जाना, ठीक है, उनका कम हो जाना पॉलीसाइथीमिया वगैरह कहलाता है। ओके, पल्मोनरी हेमरेज हो सकता है, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम हो सकता है, माइक्रोकोगुलेशन DIC ड्यूरिंग फर्स्ट डे ऑफ लाइफ हो सकता है, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस हो सकता है, ठीक है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो सकता है, ठीक है। ये हमने कहा कि जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ये हैं इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, यानी पैदा होने के जस्ट बाद में ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन हम बात करें कि पैदा होने के बाद में, बर्थ होने के बाद में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती हैं, तो वो है लेट कॉम्प्लिकेशन, जिसके अंदर सिमेट्रिकल इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, जो ग्रो है वो स्लोली ग्रो होता है बेबी। एसिमेट्रिकल अंदर कैचअप ग्रो इन अर्ली इन्फेंसी में जल्दी ग्रो होता है, बाद में लेट। मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉर IUGR के अंदर क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे, टू कन्फर्म IUGR एंड इट्स टाइप, पहले तो आपको ये कन्फर्म करना है कि IUGR है और अगर है तो किस टाइप का है, ठीक है। उसके बाद में हमें देखना है टू एक्सक्लूड कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन को चेक करना है, जेनेटिक डिसऑर्डर को चेक करना है। टू ट्रीट स्पेसिफिक कॉज इफ फाउंड, अगर कोई स्पेसिफिक
कॉज है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी, तो उसको फाउंड करके ठीक करेंगे। नेक्स्ट इज़ फीटल सर्वेलेंस, डेली फीटल मूवमेंट काउंट, डेली फीटल की मूवमेंट काउंट करेंगे। सीटीजी कार्डियोटोकोग्राफी करेंगे। एनएसटी नॉन स्ट्रेस टेस्ट करेंगे। बायोफिजिकल प्रोफाइल चेक सोनोग्राफी करेंगे। अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर फ्लो वेलोसिटी, मतलब अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर कितनी मतलब फ्लो रेट है उसको चेक करते रहेंगे ताकि हमें ब्लड का अंदाज़ा रहे। और जनरल मेजर्स के अंदर एडुकेट बेड रेस्ट इन लेफ्ट लैटरल पोजीशन, बच्चे को जो है लेफ्ट लैटरल पोजीशन के लिए हम एडवाइस करेंगे मदर को भी, ताकि जो हार्ट के अंदर है वो प्रॉपर तरीके से ब्लड का फ्लो होता रहे। बेसिकली ये बेड रेस्ट मदर को ही करवाया जाता है लेफ्ट लैटरल पोजीशन में, ताकि जो सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम है उसको होने से बचाया जा सके। सेकंड पॉइंट इज करेक्ट माल न्यूट्रिशन बाय बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट के लिए बोलेंगे मदर को एक्स्ट्रा 300 किलोकैलोरी लेने के लिए। नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएट थेरेपी ऑफ एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर, जो भी कॉम्प्लिकेशन है जिससे संबंधित है उसको पर्याप्त मात्रा में अप्रोप्रिएट थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। और पॉइंट 4 है अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग अल्कोहल, माँ को स्मोकिंग और अल्कोहल के लिए मना करेंगे। नेक्स्ट है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को कब करवाना चाहिए? बियॉन्ड 37 वीक्स टर्मिनेट, अगर बच्चा 37 वीक से ऊपर का है तो हम उसको डिलीवरी करवा सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चा यानी जो फीटस है वो 37 वीक से कम का है तो हम क्या करेंगे? अनकॉम्प्लिकेटेड माइल्ड इंट्रायूटेरल ग्रोथ रिटार्डेशन, अगर अनकॉम्प्लिकेटेड है, माइल्ड IUGR है तो उस कंडीशन में इंक्रीज़ करेंगे, मदर को रेस्ट करवाएंगे, फॉलिक एसिड देंगे, फीटल मॉनिटरिंग करेंगे टिल 37 वीक्स, ठीक है। जब 37 वीक्स का हो जाएगा तब प्रेगनेंसी को इंड्यूस करवाएंगे, यानी कि बच्चे को बाहर निकालेंगे, ओके। और अगर सीवियर IUGR की कंडीशन है तो सीवियर IUGR की कंडीशन में क्या करेंगे? इफ़ लंग मैच्योरेशन अचीव, अगर सीवियर IUGR है और तो हम उसमें सबसे पहले बच्चे के अंदर लंग्स को चेक करेंगे। अगर लंग्स बच्चे के मिक्सचर हैं, ठीक है, परिपक्व हैं, तो हम प्रेगनेंसी को करवाएंगे, वो डिलीवरी करवाएंगे, सॉरी क्या करवाएंगे हम? तो हम डिलीवरी करवा देंगे। लेकिन अगर लंग मैच्योरिटी नहीं है तो लंग्स को मैच्योर करने के लिए क्या देंगे? डेक्सामेथासोन थेरेपी, इसके लिए लंग को मैच्योर करने के लिए, और उसके बाद में फिर हम टर्मिनेशन करवा सकते हैं, यानी डिलीवरी करवा सकते हैं, ओके। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।